आज सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे। आपको तो ये पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और वो कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा आजकल कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी की चर्चा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नहीं, बल्कि उनके महंगे कपड़ों को लेकर हो रही है। आज जब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहनने की बजाय एक महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी और उनकी यह टी शर्ट एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है बर्बरी ब्रांड की यह टी शर्ट थी और इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपए है। बर्बरी ब्रिटेन का एक बहुत मशहूर और पुराना ब्रांड है और राहुल गांधी कई बार इसी ब्रांड के कपड़ों में पहले भी दिख चुके हैं। इसी ब्रांड की एक बार उन्होंने जैकेट भी पहनी थी, वो भी बड़ी महंगी थी और तब भी उस पर विवाद हुआ था। लेकिन आज उनके कपड़ों को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की 3 तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में राहुल गांधी तमिलनाडु के गांव में रहने वाले ग्रामीणों से मिलते हुए दिख रहे हैं और सभी ग्रामीण अपनी पारंपरिक पोशाक में थे। उन लोगों ने दक्षिण भारतीय परिधानों के हिसाब से कमीज और धोती पहन रखी थी और इस भीड़ में सिर्फ राहुल गांधी अलग नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने ये ब्रांडेड महंगी टी शर्ट पहनी हुई थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी पर हमले करने शुरू कर दिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक टी शर्ट की तस्वीर पोस्ट की जिसमें नीचे उसका ब्रांड और उसकी कीमत लिखी हुई थी और ये दोनों टी शर्ट बिल्कुल एक जैसी थी। यानी बीजेपी ने असल में उस ब्रांड के वेबसाइट पर जाकर उस टी शर्ट की कीमत पता लगाने की कोशिश की कि ये ऑनलाइन ये टी शर्ट कितने की मिल रही है और फिर उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये टी शर्ट जो है 41,257 रुपए इसकी कीमत है। और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ कि इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी देश के गरीबों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो राहुल गांधी की इस ब्रांडेड सियासत की भूल को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते, बल्कि बड़े अजीबोगरीब दलील देकर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आज हमारा पॉइंट यह है कि कोई भी बड़ा नेता अपनी मनपसंद कपड़े पहन सकता है, उसे पूरा अधिकार है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने अगर आज पैंट कमीज या पैंट टी शर्ट पहन ली तो इसमें क्या बुराई होगी। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जिस भी ब्रांड की टी शर्ट या कपड़े पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। आप उनकी सियासत की बात कीजिए, आप उनके मुद्दों की बात कीजिए, कपड़ों से क्या लेना देना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, आपने भी ये देखा होगा कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं और किसी खास मौके पर कहीं जाते हैं तो उस मौके के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। जैसा मौका होता है उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे होते हैं तो बहुत सज धज कर जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं। अगर किसी गंभीर विषय पर कहीं जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं। और नेताओं को तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आम जनता के बीच एक पद यात्रा जैसा आयोजन कर रहे हैं तो उस समय उन्हें सादगी से भरा दिखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी थोड़े अलग तरह के नेता हैं, वो इन पारंपरिक सिद्धांतों को मानते नहीं हैं। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो उन्हें यह सलाह देने के बजाय उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हीं का बचाव कर रहे हैं। कैसे, आप देखिए। बीजेपी ने जो है एक फोटोग्राफ ट्वीट कर दिया उनकी शर्ट की, बर्बरी कह रहे हैं। और तो ये आपका बार बार हमला क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर? आपको याद है नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसका नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए। ब्रांडेड चश्मे देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री के। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई है और हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की शहनाई बजा रहे हैं, पर बीजेपी को सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाने आता है और वो तोप का ब्रांड है नरेंद्र मोदी। और यही कारण है कि हमारे कंटेनर को लेकर, हमारे टी शर्ट को लेकर, हमारे जूते को लेकर, हमारे मोजे को लेकर, कल परसों अंडरवेयर को लेकर भी वो ये इसको बहस पर लाएंगे। असली बात यह है, लोकतंत्र की शहनाई एक तरफ और दूसरी तरफ एक तंत्र का तोप। राहुल गांधी की इस महंगी टी शर्ट को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और जनता के ये मुद्दे क्या हैं, ये भी देख लीजिए।
आज हम आपको बताते हैं कि भारत के बड़े मुद्दे क्या हैं राजनीति के। भारत के लिए गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत के लिए नौजवानों के बीच बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े मुद्दे हैं। और भारत में जो पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हमारे देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां बनी हैं वो किस आधार पर बनी हैं, उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। हर बड़ी पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा रहा है वो गरीबी है, शिक्षा है, बेसिक जो चीजें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, और सबसे बड़ी बात पिछड़े वर्ग का उत्थान और जो हमारी जो कमजोर जातियां हैं उनका उत्थान। अब बड़ी बात देखिए कि हमारे देश में राहुल गांधी तो 11,000 माफ कीजिएगा, राहुल गांधी तो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में औसतन एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति औसत जो कमाई है एक महीने की वो क्या है, वो है 10,500 रुपए प्रति महीना। इस बात को फिर से आप नोट कर लीजिए, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की औसतन 10,500 रुपए महीना है। और राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर उसी 10,500 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए। अब सोचिए वो जो वोटर है वो राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा। जब हमारे राजनेता गरीबी से परेशान जनता की बात करते हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे लोगों की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं जो कि बहुत पीछे रह गया है, उनका हितैषी होने का दावा करते हैं, तो उनकी सार्वजनिक छवि बहुत मायने रखती है। और भारत में अमूमन हर राजनीतिक दल के बड़े नेता ने अपनी वैसी ही एक सार्वजनिक छवि जनता के सामने पेश की है, सीधे साधे व्यक्ति की, जो ऐसा लगे जनता को कि वो उनके जैसा ही है, वो छवि हम पेश करते हैं। आप देश के कई बड़े नेताओं को देख लें तो वो बेहद साधारण वेशभूषा में आज भी वैसे ही रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका रहन सहन बिल्कुल सादा और साधारण होता है। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी को देखिए। ममता बनर्जी आज भी इस जमाने में भी एक बहुत ही साधारण सी सफेद सूती साड़ी पहनती हैं, पैरों में हवाई चप्पल पहनती हैं और आम जनता के बीच जब जाती हैं तो लोगों को उनमें और खुद में कोई फर्क नजर नहीं आता। लोग सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसी ही हैं, छोटी गाड़ी में चलती है। इसी तरह नवीन पटनायक को देखिए, वो भी बिल्कुल साधारण कुर्ते पजामे में आपको नजर आएंगे। सामान्य सा कुर्ता पजामा और चप्पलों में आप नवीन पटनायक को अक्सर देख पाएंगे। आपको याद होगा, अगर और थोड़ा पीछे जाएं तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता हुआ करते थे। उन्हें देखकर उनके राजनीतिक कद का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता था। वो इतने साधारण परिधानों में रहा करते थे। बिहार में नीतीश कुमार आज भी बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। और लालू यादव ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो वो भी गरीबी के आधार पर की थी। मुलायम सिंह यादव ने जब अपने शुरुआत की थी गरीबी के आधार पर की थी। चौधरी चरण सिंह ने गरीबी को ही, किसानों को ही आधार बनाकर यह राजनीति शुरू की थी। और ये सब तमाम लोग, चाहे वो जेपी हों, वो सब आम जनता की तरह ही दिखते थे और आम जनता को ऐसा लगता था कि ये हमारा प्रतिनिधि है, उनकी सादगी देखकर। हमारे देश में और भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी कोई ऐसा ब्रांडेड परिधान पहना नहीं जिसे देखकर देश की आम जनता ये समझे कि नेताओं की जीवन शैली उनसे अलग है। और ऐसे देश में राहुल गांधी जब ब्रांडेड कपड़ों में एक लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, एयर कंडीशनड कमरों में बैठ रहे हैं, एक वातानुकूलित यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, तो विवाद होना तो लाजमी है। क्योंकि आलीशान जीवन शैली गुजारने वाले ये नेता जब गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो देश की जनता इस विरोधाभास को पकड़ लेती है और देश की जनता को लगता है कि शायद उनके साथ एक मजाक हो रहा है। तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि वो जिस कांग्रेस पार्टी के नाम पर भारत जोड़ने के लिए निकले हैं उसकी विरासत क्या है। इस देश में आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी की जो यात्राएं हुआ करती थी, पद यात्राएं हुआ करती थी, आपको याद होगा महात्मा गांधी जब अपनी पदयात्राएं निकाला करते थे वर्ष 1930 और साल 2022 की पदयात्रा देखिए कितना समय बदल चुका है। देखिए, एक वर्ष 1930 की कांग्रेस पार्टी है जब महात्मा गांधी निकले थे खादी की धोती पहने हुए, और एक 2012 की पदयात्रा है राहुल गांधी की जिसमें वो बर्बरी की महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनकर पदयात्रा करने के लिए निकले हैं।
और देश में जब इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस राजनीति के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों का अक्सर हवाला देने लगती है। तो आज कांग्रेस पार्टी को यह बात तो जरूर चुभ रही होगी कि राहुल गांधी को उनके कपड़ों की वजह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आप याद कीजिए, जब वर्ष 2015 में, जनवरी 2015 में, तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही थी, तो उन्होंने एक खास सूट पहना था जिस पर लंबी लंबी पट्टियां बनी हुई थी पीले रंग की, और उन पट्टियों पर बहुत बारीक शब्दों में, बारीक अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ था। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर आलोचना की थी कि उन्होंने इतना महंगा सूट क्यों पहना है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया था कि यह जो सूट है ये उन्हें किसी ने गिफ्ट किया था, उन्हें यह तोहफे में मिला था, और बाद में उन्होंने इस सूट को जो है ऑक्शन भी कर दिया था। इसकी नीलामी हुई थी और उस सूट से मिला जो पैसा था उसे स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए दान में दे दिया गया था। एक और बात हमारे यहां गौर करने वाली है कि हमारे देश में लोग कैसे राजनेताओं को पसंद करते हैं। अब आपको यह बताते हैं, हमारे देश में लोग या तो सीधे साधे नेताओं को पसंद करते हैं जो कि उनके जैसे दिखते हों, जिनके पास सिर्फ खादी का कुर्ता पजामा उन्होंने पहन रखा हो, और या फिर हमारे देश में लोग बलशाली, शक्तिशाली नेताओं को पसंद करते हैं। अभी तक ये दो बातें हमारे यहां सामने आई हैं। आपने देखा होगा वो नेता जिसके पास 15, 20, 25 गाड़ियों का लंबा सा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का एसयूवीज का काफिला हो, जिसके पास सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हो, नारेबाजी हो रही हो, वो एक बलशाली नेता दिखाई दे, शक्तिशाली नेता दिखाई दे, एक राजनीतिक दबंग की तरह दिखाई दे। ऐसे लोगों को भी हमारे देश की जनता पसंद करती है, और या फिर बिल्कुल सीधे साधे लोगों को पसंद करती है, नेताओं को, जैसे कि ममता बनर्जी करती है। लेकिन अभी हमारे देश में वो युग नहीं आया है जहां हमारे देश के लोग स्मार्ट दिखने वाले, हैंडसम दिखने वाले, लग्जरी ब्रांड्स पहनने वाले, फिल्म स्टार जैसे दिखने वाले, या किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी जैसे दिखने वाले, या हीरो जैसे दिखने वाले किसी नेता को अभी अपने नेता के तौर पर वो स्वीकार कर ले। राहुल गांधी हो सकता है समय से पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हो, ये बात सही है। अगर आप आज फिर से तस्वीरें देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप राहुल गांधी की शख्सियत के बारे में बात करेंगे तो राहुल गांधी इन कपड़ों में कुर्ते पजामे से ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरी निजी राय पूछें तो राहुल गांधी को असल में ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि इस परिधान में राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सहज लगते हैं। कुर्ता पजामा जब राहुल गांधी पहनते हैं तब वो असहज लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो कुर्ते पजामे के लिए बने नहीं। आज असल में राहुल गांधी ने ये ईमानदारी और सच्चाई के साथ एक प्रयोग किया, और जिन कपड़ों में वो अपने आप को सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं, जो कपड़े वो बचपन से पहनते आए हैं, आज वो वही कपड़े पहनकर आम जनता के बीच भी चले गए। अब ये अलग बात है कि उन्होंने बचपन से ही ऐसे ही कपड़े पहने हैं, उन्होंने बचपन से ऐसे ही महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी टी शर्ट्स और महंगी जैकेट्स पहनी हैं। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने एक बार बर्बरी की जैकेट पहनी थी, और जब वो ये जैकेट पहनी हुई थी उन्होंने, तब भी बड़ा विवाद हुआ था कि वो इतनी महंगी जैकेट क्यों पहनते। लेकिन ये एक अलग तरह का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, और हो सकता है आज का जो युग है वो है इंस्टाग्राम का युग, टिकटॉक का युग। आज के जो युवा हैं, हो सकता है वो राहुल गांधी को इस रूप में देखकर उनके साथ एसोसिएट जरूर करेंगे। इस देश में एक वर्ग ऐसा जरूर है जो राहुल गांधी के साथ अपने आप को जोड़कर देखेगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही लोगों को समझता है, जानता है। और इसमें राहुल गांधी असल में अगर आप देखें तो एक नेता की तरह कम और एक फिल्म स्टार की तरह ज्यादा दिख रहे हैं, और अच्छे भी दिख रहे हैं। कुर्ते पजामे से ज्यादा हैंडसम इसमें दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो उन्हें इस परिधान में पसंद करेंगे, उनकी संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है, शायद 1% भी नहीं होगी। और इसीलिए अगर कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं, राहुल गांधी तो यहां वोट लेने के लिए दिख रहे हैं, वोट की कैलकुलेशन में राहुल गांधी यहां पिछड़ जाएंगे अगर वो मौके के हिसाब से कपड़े नहीं पहनेंगे तो। क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो आज भी बहुत ही पारंपरिक और पुराने जमाने की राजनीति है। हाँ, इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी छा सकते हैं, सोशल मीडिया पर छा सकते हैं, और देश के जो युवा वर्ग हैं वो भी ऐसे ही नेताओं को पसंद करेगा आगे चलकर। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अभी बहुत कम है। तो हम आज यही कहना चाहेंगे राहुल गांधी को कि फिलहाल भारत की राजनीति की जो नब्ज है उन्हें उससे पकड़ने की जरूरत है, और जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है उनके और देश की आम जनता के बीच वो ये है कि राहुल गांधी आज 40,000 की टी शर्ट पहनते हैं और इस देश का जो औसत व्यक्ति है वो 10,500 रुपये महीना कमाता है।
और 40,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी उस 10,500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी गरीबी का, बेरोजगारी का और बाकी समस्याओं का मुद्दा उठाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वो व्यक्ति इससे प्रेरणा लेगा या इसे अपना मजाक समझेगा, ये बात राहुल गांधी के सलाहकारों को हमसे भी ज्यादा बेहतर पता होगी। आपने राजा रानी की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की एक ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी अब समाप्त हो गई है। क्वीन एलिजाबेथ ने स्टालिन, माओ और चर्चिल के युग से इंस्टाग्राम के इस युग तक एक बहुत लंबा सफर तय किया है। आज हम महारानी एलिजाबेथ के इस युग का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और साथ ही एक नया सवाल उठाएंगे, और वो ये है कि क्या उनकी मृत्यु के बाद महारानी के ताज में लगे कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन की सरकार अब भारत को वापस कर देगी। हो सकता है यह आइडिया उन्हें ना आया हो, लेकिन हमें मांग करनी चाहिए कि अब उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर भारत के पास आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप यह तस्वीर देखिए, कैसे 96 वर्ष की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के लोग आजकल शोक में डूबे हुए हैं। लंदन का जो रॉयल पैलेस है उसके बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ अभी जुटी हुई है और ये लोग अपनी गाड़ियों से वहां पहुंच रहे हैं ताकि वो इस राजमहल के बाहर फूल रखकर क्वीन एलिजाबेथ को अपनी श्रद्धांजलि दे सके। इसके अलावा इस राजमहल के मुख्य गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है जिस पर लिखा है, महारानी एलिजाबेथ का निधन गुरुवार दोपहर को स्कॉटलैंड के राजमहल में हुआ, जिसे आप बैलमोरल कैसल कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा 14 अन्य देशों की भी महारानी थी और ये सभी वो देश हैं जो किसी जमाने में ब्रिटेन के राज परिवार के गुलाम रहे और आज इन देशों में भी उनकी मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप ब्रिटेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। क्वीन एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को अपने पिता की मृत्यु के बाद जब ब्रिटेन का शासन संभाला था तब उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी और आज जब उनकी मृत्यु हुई तब वो 96 वर्ष की थी। यानी उन्होंने लगभग 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया और ऐसा करने वाली वो वहां की पहली महारानी है। इन 70 वर्षों में कई दौर आकर चले गए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ का स्थान कभी नहीं बदला और वो उस जमाने में ब्रिटेन की महारानी बनी थी जब दुनिया 3 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। आप शायद उन्हें अब सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ सकते हैं। उस समय चीन में माओ त्से तुंग का शासन था, माओ का शासन था, सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन का शासन था और ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे। उस जमाने से क्वीन एलिजाबेथ उस दूसरे विश्व युद्ध की भी गवाह रही जिसमें ब्रिटेन सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और उस समय उनके पिता किंग जॉर्ज VI ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अक्टूबर 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्वीन एलिजाबेथ अपनी बहन के साथ एक रेडियो प्रसारण में शामिल हुई थी। आज हमने उनकी बहुत सारी पुरानी तस्वीरें निकाली हैं। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ ने वो दौर भी देखा है जब इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। उन्होंने वो दौर भी देखा है जब नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। उन्होंने वियतनाम का युद्ध देखा, कोरिया का युद्ध देखा, अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना की वापसी देखी, अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध देखा और फिर इसे समाप्त होते हुए भी देखा। उनके जीवन काल में कुल मिलाकर 22 ओलंपिक गेम्स हुए थे। 1928 के एम्स्टरडैम ओलंपिक्स में जब भारत की हॉकी टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था और गोल्ड मेडल जीता था, तब से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने तक क्वीन एलिजाबेथ इन तमाम ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह बनी। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को देखा।
यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा इस मौजूदा जो युद्ध है इसे भी देखा। क्वीन एलिजाबेथ उन्हीं किंग जॉर्ज द फिफ्थ की वंशज थी, जिनकी प्रतिमा वाले स्थान पर कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज द फिफ्थ के छोटे बेटे थे और वो राजा बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन में राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसके अलावा वर्ष 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनने के बाद क्वीन एलिजाबेथ 3 बार भारत आई। इनमें वर्ष 1961 में जब वो पहली बार भारत आई, तब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी पूरी सरकार को क्वीन एलिजाबेथ की खातिरदारी में लगा दिया था। बड़ी बात यह है कि तब एक तरफ LAC पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी और चीन भारत को लगातार चुनौती दे रहा था, क्योंकि आपको याद होगा इससे 1 साल के बाद ही 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और उस समय हमारी सीमा पर बहुत तनाव था, युद्ध क्योंकि होने को था। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी सरकार क्वीन एलिजाबेथ की भारत यात्रा को यादगार बनाने में जुटी हुई थी। उस समय क्वीन एलिजाबेथ भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी और वो गेस्ट ऑफ ऑनर थी और बाद में वो अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ ताजमहल देखने के लिए भी गई थी। आज वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपके लिए निकाली हैं। दूसरी बार वो तब आई जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी 1983 में। उस समय वो कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां आई थी और तब राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसके अलावा 1997 में भी वो जब भारत ने अपनी आजादी के 50 वर्ष पूरे किए, तब वो भारत आई थी और इस दौरान वो जलियांवाला बाग गई थी, जहां अंग्रेजों ने आजादी से पहले निहत्थे भारतीय लोगों पर गोलियां चलाई थी और उन्हें मार डाला था। क्वीन एलिजाबेथ ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर दुख तो जताया, लेकिन इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। इसलिए हमेशा से हमारी ये मांग रहती है कि ब्रिटेन को इस नरसंहार के लिए हमारे देश से जरूर माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी दुनिया का एक ऐसा देश है जो खुद को लोकतंत्र और संविधान का चैंपियन कहता है और भारत जैसे देशों को लोकतंत्र पर हमेशा लेक्चर देता है। लेकिन सच यह है कि आज जब दुनिया के ज्यादातर देश राजशाही के दौर से निकल चुके हैं, यानी राजा रानी के दौर से निकल चुके हैं और बराबरी और लोकतंत्र के युग में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में भी ब्रिटेन राजा और रानी वाले दौर में ही अटका हुआ है। जबकि ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो राजशाही को अब पसंद नहीं करते। इसे लेकर पिछले साल ब्रिटेन की सरकार ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें हर 4 में से 1 व्यक्ति का मानना था कि अब ब्रिटेन को राजशाही शासन से बाहर निकल जाना चाहिए, यह राजा रानियों का चक्कर बंद कर देना चाहिए। इस समय पूरी दुनिया में 40 देश ऐसे हैं जिनका नियंत्रण आज भी राज परिवारों या सुल्तानों के पास है, शेखों के पास है। इन देशों में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को जैसे देश हैं। यानी राजाओं और सुल्तानों का साम्राज्य अब मुस्लिम देशों तक सीमित रह गया है और जिन देशों में राज परिवारों के पास ज्यादा शक्तियां नहीं हैं, ऐसे देशों की संख्या इस समय 10 से कम है। इनमें कौन से देश हैं? देखिए, इनमें थाईलैंड है, भूटान जैसे देश आते हैं, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जहां राजा या रानी को वहां का हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। लेकिन इन देशों में राजशाही व्यवस्था औपचारिक या नाम मात्र के लिए होती है और इन देशों में ज्यादातर पश्चिमी देश हैं जो अक्सर लोकतंत्र पर पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं और इनमें ब्रिटेन भी शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में राजा या रानी को वहां का हेड ऑफ स्टेट माना जाता है, जो सभी तरह के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर होता है और उनकी ना तो कभी कोई गिरफ्तारी हो सकती है और ना ही उन पर उनके देश में कोई मुकदमा चल सकता है। ब्रिटेन के मामले में बड़ी बात यह है कि वहां राज परिवार से जो भी व्यक्ति किंग या क्वीन बनता है, उसे सरकार के बारे में हर खबर होती है। ब्रिटेन की सरकार पूरे दिन में क्या करती है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लाल रंग के एक लेदर बॉक्स में किंग और क्वीन तक पहुंचाई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री किस विषय पर क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं, उन्होंने किसके साथ क्या, किस मुद्दे पर क्या मीटिंग की है और सरकार कौन से नए कानून लाने वाली है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हर बुधवार लंदन के बकिंगम पैलेस में जाकर राजा या रानी को अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बताना होता है। जैसे बोरिस जॉनसन हर बुधवार को क्वीन एलिजाबेथ से मिलकर उन्हें सरकार के हर बड़े फैसले की जानकारी दिया करते थे और अब यह काम लिज ट्रस्ट को करना होगा और वो अब सीधे प्रिंस चार्ल्स से हर हफ्ते मिला करेंगी, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स अब नए राजा होंगे। और आपने देखा होगा लिज ट्रस्ट जब अभी क्वीन एलिजाबेथ से हाथ मिला रही थी, ये 2-3 दिन पहले की तस्वीर है, ये उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी। बकिंगम पैलेस ब्रिटेन का राजमहल है, देखिए वही है तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी जब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री
लिज ट्रस उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। हालांकि ब्रिटेन चाहे तो आज भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। 1947 में जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली, उस समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें थीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समाप्त हो गई और 26 जनवरी 1950 को भारत में एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई, जिसमें राजाओं और रानियों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन इसे आज तक समाप्त नहीं कर पाया, जबकि ब्रिटेन के लोग खुद इसका विरोध अक्सर करते हैं। ब्रिटेन में राज परिवार को जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी विदेशी यात्राएं होती हैं, उनके महंगे महंगे शौक होते हैं, उनका सारा खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स उठाते हैं। ब्रिटेन के राज परिवार का सालाना खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपए का है, जिसमें पिछले कुछ समय में 17% तक वृद्धि हुई है। और यह सारा वो पैसा है जो ब्रिटेन की आम जनता से सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। यानी जब ब्रिटेन में रिकॉर्ड महंगाई है, वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तब ब्रिटेन की सरकार देश के खजाने से हर साल वहां के राज परिवार पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। बड़ी बात यह है कि इस राज परिवार से ब्रिटेन के लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा में बुनियादी अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने देश के सबसे बड़े पद होते हैं। ब्रिटेन के राजा की तरह ही भारत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा जिस तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को शपथ वहां के राजा या रानी दिलाते हैं, उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी दोनों का काम लगभग एक होता है। हालांकि उनके साथ देश के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन इन दोनों देशों में बुनियादी फर्क यह है कि ब्रिटेन में वही व्यक्ति राजा या रानी बन सकता है जो राज परिवार से है, जबकि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहाँ राष्ट्रपति का पद किसी एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश में गरीब से गरीब और पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है, जो आदिवासी समुदाय से आती है, जबकि ब्रिटेन में यह कभी संभव नहीं होगा। आज द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं और हमारी तीनों जो सेनाएं हैं वो उन्हें रिपोर्ट करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री उन्हें रिपोर्ट करते हैं, सरकार उन्हें रिपोर्ट करती हैं और सारे गवर्नर जो हैं हमारे देश के वो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में राज परिवार का व्यक्ति ही राजा या रानी बन सकता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 73 वर्ष के उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स वहां के नए राजा बनेंगे। यानी 73 वर्ष में पहली बार उन्हें एक संवैधानिक पद मिलेगा। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अब एक बड़ा सवाल यह है कि उस कोहिनूर हीरे का क्या होगा जिसे 173 वर्ष पहले अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। यह कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटेन की महारानी के ताज में ही चमक रहा है और ऐसी खबरें हैं कि कोहिनूर हीरे से जड़ा यह ताज अब ब्रिटेन के नए राजा प्रिंस चार्ल्स की पत्नी, जिनका नाम है कैमिला, उन्हें सौंपा जा सकता है। अभी तक तो ये क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले महारानी एलिजाबेथ ने अपने एक बयान में कहा था कि जब उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स राजा बनेंगे तब उनकी पत्नी को क्वीन कंसर्ट होने के नाते ये ताज सौंपा जाएगा। यानी ये ताज और ये कोहिनूर हीरा अब प्रिंस चार्ल्स की दूसरी पत्नी के पास होगा, क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम की क्वीन कंसर्ट बन गई है। क्वीन और क्वीन कंसर्ट में बुनियादी अंतर होता है। क्वीन का मतलब उस रानी से है जिसके अधीन पूरी राजशाही है, जबकि क्वीन कंसर्ट का अर्थ होता है राजा की पत्नी। और आज जब ये ताज प्रिंस चार्ल्स की पत्नी को मिलने वाला है, तब हम भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये मांग जरूर करना चाहेंगे कि इसमें जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन को भारत को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही बेशकीमती हीरा है जिसे अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। वर्ष 2018 में एक आरटीआई से यह जानकारी मिली थी कि तब इस आरटीआई में पूछा गया कि कैबिनेट की कोहिनूर हीरा भारत ने अंग्रेजों को तोहफे में दिया था या अंग्रेजों ने इसे हमसे लूटा था, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार यह दावा करती रही है कि भारत ने यह हीरा ब्रिटिश हुकूमत को तोहफे में दिया। लेकिन इस आरटीआई में भारत सरकार ने यह जवाब दिया कि वर्ष 1849 में महाराजा दिलीप सिंह को मजबूरी में यह हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा और इसका जिक्र नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में भी है। उसमें लिखा है कि वर्ष 1849 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दिलीप सिंह के बीच एक समझौता हुआ।
जिसे इतिहास में लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है, और इसी के तहत कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर किया गया। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन सच यह है कि कोहिनूर की खोज आज से 5000 साल पहले आंध्र प्रदेश में मौजूद कुल्लूर की एक खान में हुई थी। इसके बाद हुए कई युद्धों में यह हीरा एक शासक से दूसरे के पास पहुंचता रहा, और इस आधार पर ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश इस पर अपना हक जताते हैं। वैसे ये हीरा अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हमसे छीन लिया था, और इस बात को ब्रिटेन के बहुत सारे इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं। इन्हीं में से एक इतिहासकार का नाम है विलियम डेलरिम्पल, जिन्होंने कोहिनूर हीरे पर एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि वर्ष 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरह संयुक्त पंजाब और कोहिनूर हीरे को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी, और इसके लिए उसने कई युद्ध लड़े। वर्ष 1849 में 2 बड़ी लड़ाइयां हुई, और इस दौरान महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह इन लड़ाइयों को हार गए। ये बात उस समय की है जब महाराजा दिलीप सिंह की उम्र सिर्फ 10 साल थी, और उन्हें अपना पूरा साम्राज्य अंग्रेजों से बचाना था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, और इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर समझौते के लिए मजबूर कर दिया, और इसके तहत उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया, और तब से यह हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। उस जमाने में जब अंग्रेज कोहिनूर हीरा छीनने में कामयाब हुए, तब उन्होंने इसका इतिहास जानने की कोशिश की, और यह काम थियो मेटकॉफ नाम के एक व्यक्ति को सौंपा गया। इस व्यक्ति ने इस हीरे को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की, वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है, और इसमें लिखा है कि कोहिनूर हीरा भारत का था, और इसे हर दौर में अलग अलग शासकों द्वारा एक दूसरे से छीनने की कोशिश होती रही। सबसे पहले यह हीरा दक्षिण भारत में स्थित एक मंदिर की मूर्ति की आंख में लगा हुआ था, एक प्रतिमा की मूर्ति की आंख में, लेकिन बाद में टर्की से आए एक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसे लूट लिया। इसके बाद यह हीरा गौरी वंश के शासकों के पास गया, फिर यह तुगलक, सैयद और लोदी शासकों से होता हुआ तैमूर वंश तक पहुंचा, और फिर मुगलों के जमाने में मोहम्मद शाह इस हीरे को अपनी पगड़ी में पहनता था। इसके बाद जब नादिर शाह नाम के शासक ने मुगलों को हराया, तो यह हीरा उसके पास चला गया, और ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहेनूर यानी कोहिनूर नाम दिया, जिसका फारसी भाषा में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की मौत के बाद यह हीरा उसके प्रमुख अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास गया, और इसके लगभग 100 साल के बाद 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अफगान शासकों से अपने कब्जे में ले लिया, और फिर उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसे उनके पुत्र महाराजा दिलीप सिंह से अपने नियंत्रण में लिया, और तब से यह हीरा ब्रिटेन के पास है, और यह हीरा महारानी एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ है। और अब हम यही कह रहे हैं कि अब उनकी मृत्यु के बाद अगर ब्रिटेन की सरकार ये फैसला करे कि ये हीरा वापस भारत को दे दिया जाए, तो इससे दोनों देशों के बीच जो लोगों के बीच संबंध है वो कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ब्रिटेन ने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, इतने वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, इतना सा प्रायश्चित तो ब्रिटेन कर ही सकता है। हालांकि वर्ष 1947 से लेकर अब तक हमारा देश 4 बार ब्रिटेन को कोहिनूर वापस लौटाने के लिए कह चुका है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार हमेशा ये कहती है कि यह हीरा महाराजा दिलीप सिंह ने उन्हें उपहार में दिया था, इसलिए इसे लौटाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उपहार में दी गई वस्तु पर किसी देश का दूसरे देश का अधिकार नहीं रहता। लेकिन सच यह है कि अंग्रेजों ने इस हीरे को हमसे लूटा था, और लूटी हुई चीज को लौटाया जाना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आज इस मांग पर जरूर विचार हो। यह अभी आप जो देख रहे थे, ये क्वीन एलिजाबेथ II थी, जो अपने हीरों के कलेक्शन के बारे में बता रही थी। कितने सारे हीरे उनके पास थे जो उन्होंने उन तमाम देशों से लिए थे जो किसी ज़माने में उनके गुलाम हुआ करते थे, और उन हीरों को जो ब्रिटेन की महारानी थी वो अपने ताज में लगा कर रखती थीं, और कोहिनूर भी उनमें से एक है। उसी के बारे में ये अभी बता रही थी। क्वीन एलिजाबेथ को लेकर एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है, और वो आपके मन में भी ज़रूर होगा कि वो अपने हाथों में ग्लव्स यानी दस्ताने पहनकर क्यों रखती थी। तो इसका जवाब क्या है, देखिए। असल में क्वीन एलिजाबेथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और मुलाकातों के दौरान इसलिए ग्लव्स पहनती थी क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हुए इन्फेक्शन होने का डर रहता था, और इसका जिक्र उनके लिए ग्लव्स बनाने वाली कंपनी ने भी कई बार किया है। इस कंपनी के मुताबिक इन ग्लव्स का काम महारानी को हाथों के जरिए फैलने वाले कीटाणुओं से बचाना था।
सोचिए, आपने दुनिया के बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद इस बात को समझा कि किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने पर आपको संक्रमण हो सकता है, और कोविड के दौरान तो हमने हाथ मिलाना बंद ही कर दिया था। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ और उनसे पहले क्वीन एलिजाबेथ प्रथम इस बात का पालन सदियों पहले से करती आ रही है। वैसे भारतीय परंपराओं में हाथ मिलाने की नहीं बल्कि नमस्कार करने की परंपरा है, और इसके पीछे यही वजह बताई जाती है। ये ग्लव्स क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के हैं, जो उन्होंने वर्ष 1578 में इंग्लैंड के एक लॉज में छोड़ दिए थे। हालांकि इन ग्लव्स को पहनने के पीछे एक दूसरी वजह और भी है, और वो है नस्लीय भेदभाव और व्हाइट सुप्रीमेसी। एक जमाने में जब राजशाही शासन बहुत मजबूत था, तब राजा और रानी अपनी प्रजा से हाथ नहीं मिलाया करते थे, और इस दौरान लोगों से नस्लीय भेदभाव हुआ करता था। उस वक्त ब्रिटेन के महाराजाओं और महारानियों को लगता था कि उनकी नस्ल बाकी नस्लों से बेहतर है, वो बाकी लोगों से बेहतर हैं, और जो आम लोग हैं उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो राजाओं या रानियों को छू भी सकें या उनसे हाथ भी मिला सकें। यानी ये ग्लव्स एक तरीके से व्हाइट सुप्रीमेसी की भी एक चिन्ह है, जिसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर भी थोपा था। और आज़ादी के बाद क्वीन एलिजाबेथ जब भी भारत आईं, उन्होंने ये ग्लव्स पहनकर ही हमारे देश के नेताओं से हाथ मिलाया। वैसे क्वीन एलिजाबेथ इस तरह के ग्लव्स तब से पहन रही हैं जब उनकी महारानी के तौर पर ताजपोशी भी नहीं हुई थी, और उनके लिए समय समय पर नए और खास तरह के ग्लव्स बनाए जाते थे। कुछ समय पहले आई एक और रिपोर्ट में यह लिखा था कि अभी उनके पास कुल 40 जोड़ी दस्ताने थे, जिनमें से कुछ तो 40 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके थे। और वो जो ग्लव्स पहनती थी, उसका एक पेयर की जो कीमत है 110 ब्रिटिश पाउंड्स, यानी लगभग भारतीय रुपयों में 10,000 रुपए के आसपास हुआ करती थी। क्वीन एलिजाबेथ को इसी साल फरवरी के महीने में कोविड भी हुआ था। हालांकि तब कहा गया था कि उनके लक्षण बहुत हल्के हैं, यानी एक बहुत माइल्ड कोविड है। और पिछले साल उनके पति प्रिंस फिलिप की भी मृत्यु हो गई थी। उनकी उम्र 99 साल थी, और अपने पति की मृत्यु के बाद अगले साल ही, यानी इस साल 2022 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई 96 वर्ष की उम्र में। तो एक बहुत बड़ा युग है जो उन्होंने देखा, जैसे हमने आपको आज बताया। और अब उनके जाने के बाद उनके जो पुत्र हैं, वो 73 वर्ष की उम्र में प्रिंस चार्ल्स, अब वो ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे। अब आखिर में हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो देश के हर परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप चाहे किसी शहर में रहते हो या किसी कस्बे में, किसी सोसाइटी में रहते हो या कॉलोनी में, यह वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसके आसपास पालतू डॉग्स घूम रहे हैं। आपकी सोसाइटी के लिफ्ट में, पार्क में, आपके आसपास की सड़कों पर आपके बच्चे इन पालतू डॉग से शायद सुरक्षित नहीं है। और अब एक नया वीडियो गाजियाबाद से आया है, जहां एक पार्क में घूमते हुए एक पेट डॉग ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, और इस हमले में बच्चे का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसके चेहरे पर 150 टांके आए हैं। यह तस्वीर हैरान और परेशान करने वाली है। पहले इस बच्चे ने डॉग के काटने का दर्द सहा, और उसके बाद अस्पताल में 150 टांकों का दर्द और सहना पड़ा। यह तस्वीर देश के हर परिवार को, हर माता पिता को डरा सकती है, और यह घटना आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि पालतू जानवर कभी भी और कहीं भी हिंसक हो सकता है। यहां आप सोचिए कि अगर इस परिस्थिति में आपका बच्चा होता तो आप क्या करते। जिस पालतू डॉग ने गाजियाबाद के इस बच्चे को काटा, उसकी जो नस्ल है उसका नाम है पिटबुल। यह दुनिया का सबसे खतरनाक और हिंसक नस्ल के डॉग्स में से एक माना जाता है, और पिटबुल को पालने के खतरों को देखते हुए ब्रिटेन ने इसे डेंजरस डॉग्स एक्ट ऑफ 1991 के तहत प्रतिबंधित किया हुआ है। ब्रिटेन के अलावा दुनिया के 40 देशों में पिटबुल नस्ल के डॉग्स पालने और खरीदने पर पाबंदी है। इसमें यूरोप के देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हैं। यानी जिस डॉग से पूरी दुनिया परेशान है, वो भारत में कुछ लोगों के लिए शान है। भारत में डॉग्स की नस्ल को लेकर कोई कड़े नियम कानून है ही नहीं। गाजियाबाद की घटना में यह बात सामने आई कि इस डॉग के मालिक ने बिना इजाजत के इसे रखा हुआ था, इसलिए नगर निगम ने इसके मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। पशुओं से प्रेम करना संवेदनशीलता की निशानी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए आज हम ये नहीं कह रहे कि हम डॉग्स के खिलाफ हैं या हम डॉग्स को पालने वाले लोगों के खिलाफ हैं। हमें भी डॉग से और जो पेट एनिमल्स हैं उनसे उतना ही प्यार है जितना किसी और को इस देश में होगा, लेकिन इसमें संतुलन होना आवश्यक है। पशु प्रेम और मानव प्रेम के बीच आपको कहीं तो संतुलन रखना पड़ेगा।
और अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो वही होता है जो अब गाजियाबाद और नोएडा में हुआ। आप ये वीडियो एक और देखिए। नोएडा की एक सोसाइटी के लिफ्ट में एक पालतू डॉग ने एक डिलीवरी बॉय को काट लिया। ये डिलीवरी बॉय सोसाइटी में दवाई देने के लिए आया था किसी को, और लिफ्ट से बाहर निकलते समय डॉग ने उस पर हमला कर दिया। वो लिफ्ट में ही गिर गया और इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई क्योंकि दोनों पक्षों ने मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लिया। हमने आपको गाजियाबाद की एक ऐसी ही सोसाइटी की लिफ्ट में हुई एक और घटना के बारे में भी बताया था। वहां भी एक पालतू डॉग ने 9 साल के एक बच्चे को काट लिया था और इस दौरान लिफ्ट में मौजूद महिला के रूखे और संवेदनहीन व्यवहार को देखकर देश के करोड़ों लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। अब ये किसी एक शहर की घटना नहीं है, एक शहर की बात नहीं है, ये बात कहीं भी हो सकती है, किसी भी शहर में हो सकती है। इसलिए आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं। तो ये जो पूरा मामला है इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी और हम लगातार आपको, अपने तमाम दर्शकों को इस तरह की चीजों पर अपडेट करते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि क्या कुत्तों को, यानी जो पेट डॉग्स हैं, उन्हें लिफ्ट में जाने से रोका जाना चाहिए, और अगर आपके साथ हो जाए तो आपके अधिकार क्या हैं, और जो लोग पेट एनिमल्स पालते हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, इस पर हम आपको किसी और दिन विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज हमारा समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2012 में भारत में फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन का निधन हुआ था। वर्गीज कुरियन की पहल ने भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया था। कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का आज 1974 में जन्म हुआ था। कारगिल के महत्वपूर्ण पीक 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा उन्हीं को दिया गया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ बहुत बहादुरी से इस चोटी को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद से उन्हें शेर शाह के नाम से बुलाया जाने लगा, और यही नाम कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम भी बन गया था। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1776 में आज आधिकारिक तौर पर अमेरिका का नामकरण हुआ था और तब इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाने लगा। इसके अलावा आज ही के दिन 1791 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी का नामकरण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर किया गया था।